बांग्लादेश में इंतखाबात की तैयारियां, लेकिन मुल्क भर में पुरतशद्दुद वाक़यात। नेशनल सिटीजन पार्टी के एक और रहनुमा पर कातिलाना हमला। एक तरफ मुल्क में शोरिश तो दूसरी जानिब हमसाया मुल्क इंडिया के साथ बढ़ती कशीदगी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना ने बांग्लादेश में इंडिया मुखालिफ मुजाहिरों के लिए मोहम्मद यूनुस की निगरां हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराया है। मैं हूँ खालिद करामत और ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा की हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा अमेरिका में एक अहम सरकारी एहलकार के मुबैना तौर पर पॉलीग्राफ टेस्ट में फेल होने के बारे में बहस। स्कॉटलैंड के मरे डावी, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर ब्लैकमेल का शिकार होने के बाद खुदकुशी कर ली थी, उनके वालिदैन इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा पर मुकदमा दायर कर रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में फरवरी 2026 में नए इलेक्शन करवाने का ऐलान किया था, लेकिन शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर इन इलेक्शंस में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। आम इंतखाबात से पहले मुल्क में हालात कशीदा हैं और साथ ही हमसाया मुल्क इंडिया के साथ भी सिफारती रिश्ते तल्ख हो रहे हैं। इस वक्त 3 सियासी जमातों की बरतरी के इम्कानात हैं। इनमें सबसे बड़ी पार्टी साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या BNP है। माहिरीन के मुताबिक BNP आने वाले इलेक्शंस में अवामी लीग की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा सकती है। दूसरी पार्टी बांग्लादेश की जमात इस्लामी है। 2013 में शेख हसीना के दौरे हुकूमत में बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी पर आम इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन अब वो एक सियासी जमात के तौर पर बहाल हो चुकी है। शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद एक और अहम लेकिन नई सियासी जमात नेशनल सिटीजन पार्टी या NCP है। इस जमात के अहम रहनुमाओं में वो स्टूडेंट लीडर शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल शेख हसीना के हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक में अहम किरदार अदा किया था। इन इंतखाबात से पहले मुल्क एहतजाज और तशद्दुद की लपेट में है। पिछले हफ्ते सियासी रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल और उसके नतीजे में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद आज सुबह NCP के अहम रहनुमा मोहम्मद सिकदर को एक इलेक्शन रैली की तैयारियों के दौरान नामालूम अफराद ने सर में गोली मार दी। मोहम्मद सिकदर का हस्पताल में इलाज जारी है। दूसरी तरफ शेख हसीना ने इंडिया के खबर रसां इदारे ANI को बज़रिया ईमेल दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि मौजूदा हालात में उनका वापस बांग्लादेश जाने की तवक्को करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो वहाँ जाकर सियासी कत्ल नहीं होना चाहती। वो तभी बांग्लादेश वापस जाएंगी जब वहाँ एक आज़ाद हुकूमत और अदलिया होगी। शेख हसीना ने दोनों हालिया दिनों में इंडिया मुखालिफ मुजाहिरों का इल्ज़ाम मोहम्मद यूनुस की निगरां हुकूमत पर लगाया है। उनका कहना था कि उस्मान हादी की हलाकत के बाद इंडियन सफारत खाने तक मार्च, मीडिया दफातर और हिंदू अक़लियतों पर हमलों के बारे में इंडिया के ख़दशात जायज़ हैं और बांग्लादेश में मौजूदा हालात में इंतखाबात और इंडिया इन इंतखाबात को कैसे देखता है, इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं BBC न्यूज़ उर्दू के शकील अख्तर। शकील, ये बताइए कि बांग्लादेश में जो हालात हैं, जैसे हमने इनका जिक्र भी किया, इनमें इंतखाबात कराना कितना मुश्किल चैलेंज होगा? देखिए खालिद, सबसे बड़ा चैलेंज तो वहाँ पर जो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे और ये जो सियासी जमातों और रहनुमाओं के जो कत्ल की वारदातें हो रही हैं, ये काफ़ी मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस जैसा कि आप जानते हैं 12 फरवरी को होने हैं और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसकी क़यादत में होने हैं और कई जमातें इसमें नई हैं और हसीना वाजिद की पार्टी जो थी वो काफ़ी अरसे तक इक़्तिदार में रही, तो दो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो काफ़ी कमज़ोर और बिखरी हुई हैं। चाहे BNP हो, उनकी रहनुमा बीमार हैं, जमात इस्लामी काफ़ी अगरचे उसका असर रसूख है लेकिन वो भी कमज़ोर है। तो एक बड़ा चैलेंज है, नई नई जमातें आई हुई हैं और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अवामी पार्टी जो शेख हसीना की है वो हिस्सा नहीं ले पाएगी। जी शकील, जो हालिया एहतजाज हैं और जो बयानात दिए जा रहे हैं, उसके बाद जो कार्रवाइयाँ हैं, इस तनाजुर में इंडिया और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद तल्ख़ हुए हैं, तो इंडिया इन इंतखाबात को किस तरह देख रहा है?
देखिए, इंडिया ने अपने सारे रिश्ते शेख हसीना के अवामी लीग पार्टी से वाबस्ता कर रखे हैं, और वो ना चाहते हुए या चाहते हुए भी वो इस पूरे जो अंदरूनी मामला है बांग्लादेश का, उसका एक फरीक सा बनता जा रहा है। तो ये एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया का ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने जो पाबंदी लगाई है अवामी लीग पर, वो नहीं होनी चाहिए और सभी जमातों को इंतखाब लड़ना चाहिए। और यहाँ पर यही पोजीशन इसकी है कि अगर अवामी लीग नहीं लड़ती तो वो एक जायज़ हुकूमत जो नई बनेगी, नई हुकूमत, वो जायज़ हुकूमत नहीं होगी। तो ये एक बड़ी ऐसी पोजीशन है जो आने वाले दिनों में नई हुकूमत के लिए भी मसला पैदा करेगी। शकील, शेख हसीना अब भी इंडिया में मौजूद हैं। उनकी पार्टी पर इन इंतखाबात में अब इलेक्शन में जो है हिस्सा लेने में पाबंदी है। क्या उनकी पार्टी और उनका सियासी मुस्तकबिल अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है? देखिए, ये जो अवामी लीग है ये बहुत बड़ी पार्टी है और ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है। तकरीबन हर कस्बे गांव में इसके कैडर्स हैं और ये भले ही सियासत से हट जाए, लेकिन अभी इसका ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये आने वाले दिनों में अगर ये हार भी जाती है, इस बार इलेक्शन में नहीं होगी, तो भी ये जो एक पार्टी के तौर पर बची रहेगी। इतनी आसानी से इसका खात्मा मुश्किल है। दिल्ली से तफसीलात का बहुत शुक्रिया। अमेरिकी मीडिया में एक स्टोरी पर बहुत बात हो रही है। कहा जा रहा है कि हुकूमत के एक इंतहाई सीनियर एहलकार मुबैना तौर पर पॉलीग्राफ टेस्ट में फेल हुए हैं। जो स्टोरी अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट की गई वो साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के बारे में है। ये एक बड़ा डिपार्टमेंट है और इल्ज़ाम है कि इदारे के डायरेक्टर ने जब हसास दस्तावेज़ात तक रसाई मांगी तो उनका लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया गया। और ये हैं मधु गोटुमुकाला, इदारे के कायम मकाम डायरेक्टर। इदारे की अपनी वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने साउथ इंडिया की आंध्रा यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है और उनका 24 साल से ज़्यादा का तजर्बा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कर्स्टी नोम के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और इदारे ही के 6 मुलाजमीन को बग़ैर तनख्वाह के छुट्टी पर भेज दिया है। मकामी मीडिया में इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे की तरफ मंसूब किए गए एक बयान का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि कायम मकाम डायरेक्टर मधु गोटुमुकाला सैंक्शन किए गए पॉलीग्राफ टेस्ट में फेल नहीं हुए। स्टाफ ने बगैर किसी हिदायत के टेस्ट करवाया। और जिस तरह की बहस स्टोरी के बारे में हो रही है, लगता नहीं है कि ये इतनी जल्दी ख़त्म होगी। बॉन्डाई बीच पर फायरिंग करने वाले मुश्तबा अफराद के बारे में ऑस्ट्रेलियन पुलिस का कहना है कि हमला आवरों ने पहले असलहा चलाने की ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने ये भी बताया कि मुल्जिम नवीद अकरम को अस्पताल से फारिग करके जेल भेज दिया गया है। उनकी अदालत में पेशी अप्रैल 2026 में होगी। मजीद तफसील के साथ समीत ककरू। बॉन्डाई साहिल पर हमला करने वाले 2 मुश्तबा हमला आवरों की जानिब से की गई मुहत्तत मंसूबाबंदी के सबूत सामने आए हैं। ये कल सिडनी की एक अदालत की जानिब से जारी की गई कई तस्वीर में से एक है। पुलिस का कहना है कि इसमें साजिद और नवीद अकरम को हमले से ठीक 2 दिन पहले इलाके का जायजा लेते हुए देखा जा सकता है। सीसीटीवी तस्वीर उन्हें मुबैना तौर पर सुबह 2 बजे एक शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टी से निकलते हुए दिखाती हैं। उन्होंने कमलों में लिपटी हुई बड़ी और भारी चीजें उठाई हुई हैं, जिसको उन्होंने गाड़ी में रखा। इसमें शॉटगन्स, एक राइफल और कुछ धमाके खेज मवाद भी थे। दस्तावेजात में घर पर बनाए गए वो पाइप बॉम्ब और टेनिस बॉल बॉम्ब भी दिखाए गए जो पुलिस के बकौल बाप बेटे ने मिलकर बनाए थे और जिनको मुबैना तौर पर आर्चर पार्क में त्यौहार का जश्न मनाते हुए लोगों पर फेंका गया। वो बॉम्ब फटे तो नहीं, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो फट सकते थे। पुलिस का यह भी कहना है कि उन्हें एक ऐसा बॉम्ब गाड़ी में भी मिला। फिर ये तस्वीर हैं जो एक वीडियो से ली गई हैं, जिनमें दोनों को बंदूकें चलाते और इस तरह हरकत करते दिखाया गया है जिसे पुलिस टैक्टिकल तरीका कहती है। ऐसा समझा जा रहा है कि ये न्यू साउथ वेल्स इलाके में फिल्म किया गया था। दस्तावेजात में घर में बनाए गए नाम निहाद दौलत इस्लामिया के 2 परचम भी दिखाए जो मुबैना तौर पर नवीद अकरम की गाड़ी से मिले। और पुलिस का दावा है कि नवीद अकरम के फोन से मिलने वाली कई तस्वीर और वीडियो से जाहिर होता है दोनों मुश्तबा अफराद इंतहा पसंद सोच से मुतासिर थे। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब यहूदी कम्युनिटी बॉन्डाई में पेश आने वाले वाक़े और हुक्काम की जानिब से लिए जाने वाले इक़दामात को समझने की कोशिश कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ को एक तकरीब में अवाम के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्होंने कम्युनिटी से माफ़ी मांगी है।
लोग इस दुख से गुजर रहे हैं और उन्हें गुस्सा है, और उनमें से बाज़ ने अपना गुस्सा मुझ पर उतारा। मैं उनके जज्बात समझता हूँ। वज़ीर आज़म की हैसियत से मैं इस संगीन जुर्म की जिम्मेदारी महसूस करता हूँ जो मेरे इक़्तिदार के दौरान पेश आया, और जिस कर्ब से हमारी यहूदी कम्युनिटी और कौम गुजरी है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस दौरान सिडनी में मौजूद अरकान पार्लियामेंट को छुट्टियों से वापस बुला लिया गया है ताकि असला से मुतल्लिक़ क़वानीन और एहतिजाज से मुतल्लिक़ कानून को मंजूर किया जा सके। अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की बाकी खबरों पर। सोने की कीमत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और एक आउंस सोना $4,400 में फरोख्त हो रहा है। चांदी और प्लैटिनम भी मजीद महंगे हुए हैं। पिछले एक साल में सोने की कदर में 2/3 इजाफा हुआ है। इस इजाफे की वजह जियोपॉलिटिकल और तिजारती कशीदगियां बताई जाती हैं। मकबूजा गरब उर्दन में आबादकारी के अमल में तोसी का सिलसिला जारी रखते हुए इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने 19 नई बस्तियों को तस्लीम करने की मंजूरी दे दी है। मकबूजा गरब उर्दन में इसराइली बस्तियों को बैन अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कानूनी तसव्वुर किया जाता है। इसराइल के वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि इसका मकसद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकना है। एक टीनेजर जिसने इंस्टाग्राम पर ब्लैकमेल होने के बाद खुदकुशी कर ली थी, उसके वालिदैन इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये किसी बरतानवी ख़ानदान की तरफ से अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। मरे डावी 16 बरस के थे जब वो सेक्सटॉर्शन का निशाना बने और उनके वालिदैन कहते हैं इंस्टाग्राम महफूज नहीं है। मेटा का कहना है कि वो मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून नाफिज करने वालों की सपोर्ट करता है। BBC न्यूज़ के एंगस क्रॉफर्ड की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं गजनफर हैदर। सेक्सटॉर्शन का शिकार मरे डावी सिर्फ 16 बरस के थे। मैं हर वक्त इस बारे में सोचता हूँ कि इसे रोकने के लिए कुछ ऐसा था जो मैं कर सकता था। मगरबी अफ्रीका में मौजूद मुजरिमों ने इन्हें इंस्टाग्राम पर फंसाकर इनकी बरहना तस्वीर हासिल कर ली। उन्होंने इनसे पैसों का मुतालबा किया और धमकी दी कि अगर पैसे ना मिले तो इनकी तस्वीर शेयर कर दी जाएंगी। मायूसी में मरे ने अपनी जान ले ली। आप हमारे दुख को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये दर्दनाक खला हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेगा। और ये सब कुछ पैसों के लिए किया गया। थोड़े बहुत पैसे जो नाइजीरिया के लागोस में किसी मुजरिम की जेब में जाते। सेक्सटॉर्शन एक इंडस्ट्री बन गई है और ये गैंग्स इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं और मुजरिमों की DIY यानी डू इट योरसेल्फ किट तक भी फरोख्त करते हैं। बच्चों से जब आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए तस्वीरें हासिल कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। हमने एक धोखेबाज को चैलेंज किया। इसे कोई अफसोस नहीं था। ये नौकरी की तरह है जैसे एक सनत। नाइजीरिया में पुलिस इन गैंग्स पर काबू पाना चाहती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा है। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी की वार्निंग, वो मुजरिमों पर काबू पाने की कोशिश में है। लेकिन मेटा या इंस्टाग्राम इस बारे में क्या कहते हैं? इस बरस रोज और दीगर मुतासरा बरतानवी खानदान न्यूयॉर्क गए और मेटा के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और पूछा कि कंपनी ने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया। मेटा का कहना है कि वो ख़ानदानों की तशवीश समझते हैं और उन्होंने कम उम्र बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई तब्दीलियाँ की हैं, जिनमें बैरूनी ममालिक में नामालूम अफराद से बात करने से मुतल्लिक ऑन स्क्रीन वार्निंग्स भी शामिल हैं। मेटा का कहना है कि सेक्सटॉर्शन एक हौलनाक जुर्म है। कंपनी के मुताबिक इसने 16 साल से कम उम्र अफराद के अकाउंट्स को प्राइवेट बना दिया है और मुश्तबा सरगर्मी दिखाने वाले अकाउंट्स को नौ उम्रों को फॉलो करने से रोकने के लिए भी इक़दाम किए हैं। लेकिन मरे के वालिदैन मार्क और रोज के मुताबिक ये काफ़ी नहीं है। वो अब मेटा पर इस बात की वजह से मुकदमा कर रहे हैं कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं जो कि महफूज नहीं है। टेक्नोलॉजी का मकसद है कि उन जराइम को रोके जो बच्चों के खिलाफ किए जाते हैं बहुत ख़राब दिखाया जाता है और एल्गोरिदम के जरिए बच्चों पर मुसल्लत किया गया है। हम इस मकाम तक कैसे पहुंचे हैं जहां कोई शेयर होल्डर्स के लिए पैसे बनाता है और ये मरने वाले बच्चों से ज़्यादा अहम है। ऐसे में एक दुखी खानदान एक बहुत बड़ी टेक कंपनी का एहतसाब करना चाहता है।
ہم نہیں چاہتے ایسا دوسرے بچوں کے ساتھ ہو جو مرے کے ساتھ ہوا۔ اور اب کچھ ایسی خواتین کی کہانی جنہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں خاموش کرا دیا جاتا ہے اور اکثر وہ تنہا رہ جاتی ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ یا تو ان کو طلاق ہو جاتی ہے یا اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ساؤتھ انڈیا میں رافیہ آفی نے ایک ایسا کیمپ شروع کیا ہے جس کا مقصد سیدھا سا ہے، خواتین یہاں آ کر ایک دوسرے کا غم بانٹیں اور ایک پر اعتماد اور باوقار زندگی کا شروعات کریں۔ کیرالہ سے سمیدھا پال کی رپورٹ۔ عام طور پر لوگ شادی کا جشن مناتے ہیں اور طلاق کو چھپاتے ہیں۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ خواتین ریاست کیرالہ میں گھوم رہی ہیں۔ کیرالہ کو گاڈز اون کنٹری یعنی خدا کی اپنی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خواتین اپنی شناخت کی تلاش میں ہیں۔ بہت سی خواتین پہلی بار سفر کر رہی ہیں۔ رافیہ نے بریک فری سٹوریز نامی گروپ 2025 میں شروع کیا۔ اس سے تقریباً 1 سال پہلے ان کی طلاق ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ ڈپریشن کا شکار ہوئیں اور اس کے لیے دوا لیتی تھی۔ تو ہم طلاق یافتہ یا شوہر سے علیحدگی کر چکی خواتین کے ساتھ یہاں آئے جو خاموشی سے تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ ان میں بعض وہ ہیں جن کے شوہر انتقال کر چکے ہیں۔ ہم یہاں خود کو سکون دینے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے، سہارا دینے اور سمجھنے آئے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا اس سے زندگی ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے۔ خواتین کی دوستی، ان کے ساتھ سفر کرنے سے مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے میں دوسری خواتین کے لیے ایسا ہی کچھ کرنا چاہتی تھی۔ رافیہ کو یہ احساس ہوا کہ نیچر کے قریب رہ کر انہیں سکون ملا۔ ہم نے بہت مزہ کیا، بہت سے کھیل کھیلے، ہم جنگل کے اندر گئے، وہاں میڈیٹیٹ کیا، ہم نے باتیں کی بغیر اس ڈر کے کہ کوئی کیا سوچے گا۔ عام طور پر جب لوگ ہم سے بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے سے ہی جج کرتے ہیں۔ اب تک رافیہ ایسے 9 کیمپس منعقد کر چکی ہیں، 8 کیرالہ میں اور 1 دبئی میں، اور 100 سے زیادہ خواتین ان کیمپوں میں حصہ لے چکی ہیں۔ All people are coming from different emotions. When a person comes through such an emotional break, ہر انسان کی مختلف جذباتی حالت ہوتی ہے۔ جب خواتین ایموشنل بریک ڈاؤن سے گزرتی ہیں تو انہیں لمبے وقت تک ساتھ دینے والے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بغیر ججمنٹل ہوئے، بغیر بحث کیے ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں۔ کیرالہ کی سرسبز پہاڑیوں کے درمیان یہ خواتین اپنی زندگی کا نیا باب لکھ رہی ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ ٹوٹی ہوئی شادی زندگی کا اختتام نہیں، بلکہ زندگی کو ایک بار پھر سے شروع کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں۔ خالد کرامت کو اب اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔